जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। क्वेश्चन यहाँ पर ये डिफ्यूजन होता क्या है। अगर हम एक मैटर लेते हैं, ठीक है, तो एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होना कहलाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग, इट इज द इंटरमिक्सिंग of particles of one matter into another, intermixing of particles of one matter into another, यानी एक प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब भी डिफ्यूजन होता है तो नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिससे होकर के सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, ऑस्मोसिस क्या होता है? Osmosis is the movement of solvent particles from the solution having less concentration। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है उससे हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस इज व्हाट? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब प्रश्न यहां पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एक्टिविटी लेता हूं। हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है और उसमें एक फनल ले ली विच इज कॉल्ड एज द थिसिल फनल। और इस थिसिल फनल के एक एंड पर इसकी जो इसका एक पर्टिकुलर एंड है उस पर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अटैच करवा रहे हैं। तो होगा क्या, और इस थिसिल फनल में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। तो होता क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ये सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड है, ये वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है, वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स में टेंडेंसी होगी टू मूव इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, थ्रू दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये जो आपका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इस थिसिल फनल में ऊपर की ओर मूव करेगा। तो पहले ये यहां तक था, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक था, अब ये इस पॉइंट से बढ़कर के यहां तक पहुंच गया। ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इस थिसिल फनल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो लेवल है वो आपका बढ़ गया यहां तक, ठीक है ना बात। और इसके बाद एक पर्टिकुलर हाइट तक मूव करने के बाद ड्यू टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय द थिसिल फनल आपका जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है और ऊपर मूव नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर हाइट तक मूव करने के बाद वो आगे मूव करना स्टॉप हो जाएगा। तो इट इज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस थिसिल फनल पर एक स्पेसिफिक प्रेशर एक्सर्ट हुआ। जब वो प्रेशर exerted pressure in thistle funnel becomes equal to atmospheric pressure, तो फर्दर वाटर के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है इस थिसिल फनल में वो रुक जाता है और इस प्रेशर को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को? द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएटेड इन थिसिल फनल which is required to stop the process of osmosis। जब ये प्रेशर इसमें क्रिएट हो जाता है which is equal to atmospheric pressure, तो वाटर के पार्टिकल्स इस थिसिल फनल में एंटर नहीं करते हैं। तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो थिसिल फनल के अंदर क्रिएट हुआ है which is required to stop the process of osmosis is called as the osmotic pressure। इसी को osmotic pressure कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है, पाई बराबर होता है H इंटू डी इंटू जी। H मीन्स हाइट, जिस हाइट तक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका इसमें ऊपर मूव कर रहा है वो हाइट है। डी इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, साथ में जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने का एक और तरीका है, उसको देखते हैं। देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट on the basis of which
ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इजिली अंडरस्टूड। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, एक बड़ा कंटेनर लिया है। इसमें एक साइड में तो हमने वाटर को फिल कर दिया, सॉल्वेंट को फिल किया है, जबकि दूसरे साइड में हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया, सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। और इन दोनों का कंटेनर, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को, इस कंटेनर को हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया, हमने एक लार्ज कंटेनर लिया, उसको डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट में हमने प्योर सॉल्वेंट को भर दिया, दूसरे वाले पार्ट में हमने सॉल्यूशन को फिल किया है। तो हुआ क्या, और हमने क्या किया, इन दोनों में हमने पिस्टन लगा दिया जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस व्हाट विल हैपन, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो डब्ल्यू कंटेनर कंपार्टमेंट से एस कंपार्टमेंट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, एज जब ये पार्टिकल्स यहाँ पर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो थिसिल फनल है ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगा बिकॉज इट इज फ्रिक्शनलेस। व्हेन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस हियर इन दिस कंपार्टमेंट, तो ये जो आपका थिसिल फनल है ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं ये थिसिल फनल ऊपर की ओर शिफ्ट ना हो, तो हमें बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड पर, ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस ना हो, इस एक्सटर्नल प्रोसेस को ही, इस एक्सटर्नल प्रेशर को ही हम लोग कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द एक्सटर्नल प्रेशर exerted on solution side to stop the process of osmosis is called as osmotic pressure। इसको osmotic pressure कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया osmotic pressure होता क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया है। हमने क्या किया, इस बात को भी समझाने के लिए वी आर टेकिंग अ लार्ज कंटेनर which we are dividing into 2 compartments with the help of semi permeable membrane। see what will happen एज अ रिजल्ट ऑफ, और हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पर वाटर साइड में भी और सॉल्यूशन की साइड में भी हमने 2 फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स को लगाया है। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस डब्ल्यू कंपार्टमेंट से एस कंपार्टमेंट की ओर वाटर के पार्टिकल्स आपके मूव करेंगे लाइक दिस। मैंने क्या बताया, यहां पर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनमें टेंडेंसी होगी वाटर के पार्टिकल्स में टू मूव फ्रॉम डब्ल्यू कंपार्टमेंट फ्रॉम डब्ल्यू कंपार्टमेंट टू एस कंपार्टमेंट। लेकिन हम चाहते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स डब्ल्यू कंपार्टमेंट से एस कंपार्टमेंट की ओर मूव ना करें, तो हमें बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, वाटर के पार्टिकल्स डब्ल्यू कंपार्टमेंट से एस कंपार्टमेंट की ओर मूव ना करें। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, है ना। उसी को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को जो यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एस कंटेनर से डब्ल्यू कंपार्टमेंट की ओर आपके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं। मतलब अब आपके जो पार्टिकल्स होंगे ना वाटर के, वो सॉल्यूशन साइड से वाटर साइड की ओर मूव करने लगेंगे। एंड दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट टू दैट ऑफ ऑस्मोसिस। तो क्या होता है, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम एस कंपार्टमेंट सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर या कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशंस को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। उनमें से एक कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाया, एक साइड में हमने सपोज वाटर को फिल कर दिया, यहां पर डब्ल्यू को फिल किया वाटर, और दूसरे साइड में हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फिल कर रहे हैं। ठीक है, या दोनों साइड में हमने सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है, ये भी S है, इसको हमने S1 कह दिया, इसको हमने S2 कह दिया। तो अगर इन दोनों, ये A सॉल्यूशन है, इसमें ये B सॉल्यूशन है, अगर A और B सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, जब कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम होती है, मतलब
ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर दो शब्द और है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज वेल एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने क्या किया, वी आर टेकिंग अ कंटेनर, इसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू टू स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स, और इनमें हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस को फिल कर दिया। इसमें मैंने मान लिया ए सॉल्यूशन है, इसमें आपका बी सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, सपोज ये लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। बी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, हाई है, हाई, मोर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन है। तो ध्यान रखिएगा, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा ना वो भी कैसा होगा, लेस होगा। और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको बोलेंगे क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अधिक है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी कैसा होगा, अधिक होगा। एंड दिस स्पेसिफिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम दो सॉल्यूशंस लें, उन दोनों सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अधिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, साथ में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा। और कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। अब यहां पर दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, हीमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन यहां पर ये हीमोलाइसिस क्या होता है। हमने क्या किया, हमने एक कोई पर्टिकुलर सेल ली है, ये एक सेल है, सेल, दिस इज अ सेल, ये आपने सेल ली, और अगर इस सेल का कंसंट्रेशन अधिक है और ये सेल जिस पर्टिकुलर फ्लूइड में डिप्ड है या जिस पर्टिकुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है उसका सॉल्यूशन कम है, उसका कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हुआ, कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट आपकी जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस क्या है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सेल को या तो वाटर के कांटेक्ट में लेते हैं या डाइल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेते हैं, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से इस सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट द सेल गेट स्वेल्ड अप एंड द कंडीशन कम्स, और एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपकी जो सेल है ना वो बर्स्ट कर सकती है, फट सकती है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इस सेल की वॉल पर, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं उस प्रेशर को, उसको कहते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑन द वॉल ऑफ द सेल। अब एक प्रश्न है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। यहां पर आपने क्या किया, आपने अगेन यू आर टेकिंग द सेल, आपने सेल ली और उस सेल को आप जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ले रहे हैं, अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अधिक है इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो अब जो सेल फ्लूइड है ना वो डाइल्यूट होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉल्यूशन, एंड व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सेल। सेल से आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे इनटू द सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, एंड दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो मैंने यहां पर दो शब्द बताए हैं, दो टर्म बताए हैं, एक तो हीमोलाइसिस है और दूसरा आपका प्लाज्मोलाइसिस है। अब इसके बाद देयर आर टू मोर टर्म्स, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है इनको जानते हैं कि एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है और एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। एक्स ऑस्मोसिस का मतलब, एक्स मींस होता है एग्जिट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल में एग्जांपल ले रहा हूं। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, वी आर टेकिंग अ कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने सपोज वी आर टेकिंग ग्रेप, कोई भी पर्टिकुलर मैंने ग्रेप ले लिए, ग्रेप्स ले लिए इसके अंदर, ठीक है, ग्रेप्स लिए हैं, और इन ग्रेप्स को आप जिस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं ये शुगर का सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन। तो व्हाट विल हैपन, ग्रेप्स के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन कम है, शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक है, तो व्हाट विल हैपन,
आपके जो वाटर के पार्टिकल्स उनमें टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ मूव करने की। एज अ रिजल्ट जो आपका ग्रेप है वो श्रिंक कर जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सिमिलरली व्हाट इज एंड ऑस्मोसिस? एक्स का मतलब एग्जिट, मतलब बाहर निकलना। तो इसमें आपने देखा जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेप से बाहर निकल रहे हैं, इसको एक्स ऑस्मोसिस कह रहे हैं। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। हमने क्या किया, वी आर टेकिंग अगेन, हमने वाटर ले लिया, उसके अंदर आपने किशमिश को रखा है, रेजिन को रखा है, दिस इज रेजिन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो रेजिन है, जो किशमिश या किशमिश को आपने लिया है, किशमिश का जो कंसंट्रेशन है इसमें फ्लूइड का वो अधिक है, और यहां पर आपने बाहर क्या फिल कर दिया, यहां पर आपने वाटर फिल कर दिया। वाटर के कंपेरिजन में इसका कंसंट्रेशन अधिक है, तो अब क्या होगा, अब वाटर के पार्टिकल्स बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, तो आपका जो रेजिन है ना वो स्वेल अप हो जाएगा एंड मींस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव द टेंडेंसी टू एंटर इनसाइड द रेजिन एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है और एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको समझाने के लिए बड़ा सिंपल इक्वेशन है आपका, P इज इक्वल टू एनआरटी, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन V इंटू RT। यहां पर जो P है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट्स वाई वी विल रिप्रेजेंट इट बाई पाई। तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT। N अपॉन V मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। ये मोलैरिटी है या कंसंट्रेशन है, तो N अपॉन V की जगह मैं C लिख रहा हूं। तो आपने देखा पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, C इंटू RT आ गया। तो आपने देखा आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। मैं यहां पर इसको NB से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट्स व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके हम किस प्रकार से सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला में पता है पाई इक्वल टू क्या है, C इंटू RT, और पाई इक्वल टू C होता है NB अपॉन V। अभी बता था NB अपॉन V C, तो आपने इसको लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो NB की जगह लिखा आपने WB अपॉन MB। तो पाई इक्वल टू हो गया WB इंटू RT अपॉन MB इंटू V, ठीक है। तो M अगर आपको यहाँ पर MB निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो MB बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये मैंने आपको इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में डिस्कस किया है। अब हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है 2.11 एग्जांपल है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। 20 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने, एक्वस सॉल्यूशन लिया है मींस इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन। प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.200 लीटर हो जाएगा। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मींस ये प्रोटीन का मास है, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 1.26। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेंपरेचर इज गिवन 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.57 into 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। R हम जानते हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम लीटर में दिया हो, ठीक है, प्रेशर बार में दिया हो, तो R की वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब MB निकालना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना उसको डायरेक्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। MB बराबर WB/RT अपॉन पाई इंटू V। WB इज गिवन, R भी दे रखा है, T भी हमें दे रखा है ये 300, पाई इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, वॉल्यूम 0.200, ये सारी वैल्यूज यहां पर लगा देंगे। तो MB मोलर मास आपका सॉल्यूट का कैलकुलेट हम लोग कर देंगे, इतना आएगा 61022 ग्राम पर मोल।